Hello everyone, welcome to the Manu Vlog classes in the session of daily news analysis. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. Today is 18th of September 2024. सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रीवियस डे सेशन जो था उससे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और गाइज, अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझने में, एक्सप्लेनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रीवियस डे का सेशन आपको देखना होगा, बिकॉज वहां हम उस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके नेक्स्ट डे सेशन में हम उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आइए फटाफट से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 15th ऑफ सितंबर को हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था? तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको एस्टैब्लिश किया था। In which year was the International Day of Democracy established? So इसको 2007 में सबसे पहले establish किया गया था। Next, what is the main purpose of the International Day of Democracy? So इसका main purpose बड़ा simple सा है, to emphasize the global significance of democracy. ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी का जो सिग्निफिकेंस है उसको एम्फेसाइज करना। व्हाट डज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी रिमाइंड अस अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में, वो हमें क्या रिमाइंड करता है, याद दिलाता है? सो दैट इज इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस परसुइट या प्रोसेस मींस जो डेमोक्रेसी है वो कोई एक सेट गोल नहीं है कि आपने एक टाइम पर आप उसको 100% अचीव कर लोगे, बट इसके लिए हमेशा हमको काम करना होगा। वी हैव टू वर्क with as a ongoing process. Next question, who is called to engage actively in pursuing the democratic idea? So कौन इसमें actively involve है? So international organizations हैं, nation states हैं, civil societies हैं, people हैं, ये सब इसमें engaged हैं कि ग्लोबल लेवल पर जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when did जो यूएनजीए है पास द रेजोल्यूशन, तो उसने कब पास किया था? तो एक्चुअली में इसको नवंबर 8 2007 में इसको पास किया गया था इस रेजोल्यूशन को। व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट डज सितंबर 15 कोइंसाइड विद? सो 15 सितंबर को हम क्यों जो है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाते हैं और उससे कौन सी इवेंट कोइंसाइड करती है? तो इंसिडेंट्स का नाम है एडॉप्शन ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी। सो इस दिन 15th ऑफ सितंबर को क्या हुआ था कि जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है इसने एक डिक्लेरेशन को जो है साइन किया था, वो था कि डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी अडॉप्टेड? इसको कहां अडॉप्ट किया गया था? तो जेनेवा में इसको अडॉप्ट किया गया था 15 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट इज, what does the universal declaration on democracy proclaim about democracy? So डेमोक्रेसी के बारे में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है वो क्या प्रोक्लेम करता है? तो वो प्रोक्लेम करता है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फ्रीली एक्सप्रेस्ड विल ऑफ द पीपल। कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम है जो कैसे काम करती है? फ्रीली एक्सप्रेस विल ऑफ द पीपल। उसका बेसिस क्या होता है कि लोग जो अपनी विल को एक्सप्रेस करते हैं वो भी कैसे? फ्रीली, और उसी के बेसिस पर वो गवर्नमेंट वर्क करती है। When was the first ever International Day of Democracy held? कब इसको सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया? तो 2008 में। मींस इसको एक्सेप्ट 2007 में कर लिया गया था, बट इसका जो ऑब्जर्वेशन है, जो सेलिब्रेशन है, वो 2008 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2024 की थीम क्या है? तो आपको अगर ध्यान होगा तो बड़ा सिंपल सा इस बार रखा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस के लिए, एज ए टूल हमें देखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, एआई को। तो इस बार की थीम डेमोक्रेसी के लिए एआई का यूज, ऐसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज आईपीयू स्टैंड फॉर? सो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की यहाँ पे बात हो रही है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द आईपीयू एस्टैब्लिश्ड? सो इसको 1889 में ही एस्टैब्लिश कर लिया गया था। काफी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उस समय की सेंस में देखें तो। वेयर वाज द आईपीयू एस्टैब्लिश्ड? तो इसको कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था?
पेरिस में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट इज द मेन पर्पज? आईपीयू का मेन काम क्या है? इसका मेन वर्क है टू प्रमोट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड वर्ल्ड पीस। इसका ये मेन वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द आईपीयू फैसिलिटेट? ये क्या फैसिलिटेट करती है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करती है। मींस जो गवर्नमेंट्स हैं वर्ल्ड में वो सब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पर वर्क करें। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ द आईपीयू? इसका क्या स्लोगन है? इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। हाउ मेनी एसोसिएट मेंबर्स? किसके साथ? इसके 13 मेंबर्स हैं। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, व्हाट इज वन ऑफ द की रोल्स ऑफ द आईपीयू? इसका क्या की रोल है? तो इसका जो की रोल है वो है टू एम्पावर पार्लियामेंट्स एंड पार्लियामेंटेरियंस। उनको एम्पावर करना इसका की रोल है। सो ये तो हो गए आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस डे सेशन पर बेस्ड थे। अब हम चलते हैं आज के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जो है ये काफी समय से न्यूज में आता रहा है और इस बार फिर से ये न्यूज में है। और क्या है ये? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पब्लिश्ड इन लैंसेट। सो लैंसेट जो एक पेपर पब्लिश होता है उस पब्लिकेशन में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि आने वाले 2050 तक इस वर्ल्ड में 39 करोड़ डेथ जो होंगी वो एएमआर से होंगी, एंटी माइक्रोबायोटिक जो रेसिस्टेंस है उसकी वजह से होंगी। ठीक है, तो एक बड़ी रिपोर्ट है। अब सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा भाई कि ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है क्या। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मेडिसिन्स जो एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की जो हम मेडिसिन्स कंज्यूम करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो मेडिसिन्स हमारी बॉडी में वर्क कर देना बंद कर देती है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इट मींस कोई ऐसी मेडिसिन जो आप पहले एक टैबलेट लेते थे 500 mg की और उससे आपकी डिजीज क्योर हो जाती थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अब वो जो मेडिसिन है उसके अगेंस्ट में जो डिजीज का कॉज है, दैट इज कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, ये अगर है तो ये उस मेडिसिन के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास में कोई एक टैबलेट है, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसकी अगर हम बात करें, ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, ठीक है, और आपके अंदर कोई डिजीज है, कोई बैक्टीरिया है, आप इस मेडिसिन से आप उसको रिपेयर करना चाहते हो, क्योर करना चाहते हो, लेकिन होगा क्या कि ये जो बैक्टीरिया है इस मेडिसिन के अगेंस्ट में क्या क्रिएट कर लेंगे? वो रेसिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। मींस अब ये मेडिसिन इन पे काम ही नहीं करेगी। इट मींस अब हुआ क्या है, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हो गई हैं कि जिन पर मेडिसिन्स का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। मींस हम एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर किसी को कोई डिजीज हो गई और अगर वो डिजीज दूसरों तक मींस स्प्रेड होना स्टार्ट हो गई और सीवियर इलनेस हो गई किसी को, है ना, तो इसके बदले में क्या मिलेगा? डेथ। मींस सपोज करो आपको कोल्ड हो गया, जनरली कोल्ड के लिए हम एंटीबायोटिक वगैरह ले लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है। सपोज करो वो मेडिसिन काम करना बंद कर दे, जो मार्केट में मेडिसिन्स हैं वो काम करना बंद कर दें, क्या रिजल्ट होगा? अल्टीमेटली आप उस डिजीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसी को बोलते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, सो एंटी माइक्रोबियोटिक जो रेसिस्टेंस है अब पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा थ्रेट बनता जा रहा है कि कैसे आप आने वाले टाइम में उन डिजीजेस को कंट्रोल करोगे। वो इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं, ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन के इश्यूज हो सकते हैं, कैंसर की कीमोथेरेपी हो सकती है, और भी बहुत सारी सर्जरीज हो सकती हैं,
जिसमें सब में एंटीबायोटिक का यूज होता है बहुत सारी जगह पे, वो अगर मेडिसिन काम करना बंद कर दें तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ होगी लोगों की। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने नाम सुना होगा एड्स का। एड्स में क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसमें भी क्या होता है कि जो मेडिसिन्स होती है वो वर्क नहीं करती, इसीलिए अल्टीमेटली डेथ होती है एड्स की डिजीज में। अभी तक उसका कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास में नहीं है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम आते हैं कि भाई इस रिपोर्ट में क्या क्या ऐसे जो रिसर्च में निकल करके आए, क्या इसका रिजल्ट निकल करके आया इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या है। तो इसकी फाइंडिंग में ये कह रहा है कि देखो भाई, इसमें जो एट्रीब्यूटेबल इश्यूज जो इसके हैं, जिनको हम इसके साथ जोड़ करके देख सकते हैं, वो क्या क्या है। ये कह रहे हैं कि 6 मेजर सुपर बग्स डेवलप हो गए हैं। ये सुपर बग्स क्या होते हैं, ऐसी डिजीज और उस डिजीज के कॉजेज, कोई बैक्टीरिया, फंजाई, है ना, ये कुछ भी अगर हो और वो उस पर अगर मेडिसिन काम करना बंद कर दे तो उन्हीं को हम सुपर बग भी बोल देते हैं। ठीक है, सो इन्होंने कहा है कि अभी तक की रिपोर्ट के बेसिस पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड में ऐसे 6 सुपर बग्स हैं कि जिन पर एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। तो कौन कौन सी है, एक तो आपका है एस्चेरिया कोली, ई कोली के नाम से जानते हैं इसको। फिर है आपका क्लैब्सिला न्यूमोनिया, दूसरा है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, फिर है आपका एसिटिनोबैक्टर बॉमनी, फिर है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, फिर है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये ऐसी 6 अभी तक की डिजीजेस, बैक्टीरियाज हैं जिन पर ये जो मेडिसिन्स हैं जो अभी तक हमारे पास थी वो वर्क करना बंद कर चुकी हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी को ये जो 6 डिजीज हैं, ये जो 6 माइक्रोबैक्टीरियाज वगैरह हैं, अगर आपकी बॉडी में ये पहुंच गए और इनसे डिजीज हो गई तो मार्केट में अभी आपके पास में कोई मेडिसिन नहीं है इनको ट्रीट करने के लिए। ये है 6 सुपर बग्स। अच्छा, इस रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ और भी पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ये कहती है कि ईच ईयर का अगर हम रिजल्ट देखें, कब से 1990 से लेकर के 2021 तक अगर हम देखें तो अराउंड 30 इयर्स हो गए आपके पास में। तो ये कह रहे हैं कि 30 ईयर का अगर हम निकालें तो एवरी ईयर 10 लाख पीपल की डेथ हुई है इनकी वजह से, और जिसका कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। सो एवरी ईयर 3 लाख पीपल की डेथ हुई है। इट मींस इसको 10 लाख की, तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सोचो आप 300 लाख पीपल की डेथ हो चुकी है ड्यू टू दीज बैक्टीरियाज, बिकॉज उन पर जो मेडिसिन थी जो पहले काम करती थी अब नहीं कर रही है। फिर ये आगे ये रिपोर्ट बताती है, इसमें एक चीज और कही, हाँ ठीक है, बच्चों के बारे में अगर हम कहें तो जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है वो कम हुआ है, लेकिन उसका अपोजिट देखो आप कि जो भी पर्सन एजेड पीपल हैं, 70 इयर्स या 80 इयर्स से अबव हैं, उनमें AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के जो चांसेस हैं या जो भी उनकी डिजीजेस है वो 80% इंक्रीज हो गई है। इट मींस इसका सीधा मतलब हुआ कि यदि कोई पर्सन 70 इयर्स, 80 इयर्स या इसके एज कैटेगरी में, इससे अबव की एज में है और उनको इनमें से कोई भी डिजीज हुई तो अब 80% चांसेस इंक्रीज हो गए हैं कि उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसको एक ही चीज मिलेगी, वो होगी डेथ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब एज ज्यादा हो जाती है तो इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। फिर ये कहते हैं कि 2.9 लाख सेप्सिस डेथ हुई है इंडिया में 2019 में। ये ऐसी डिजीजेस होती हैं, ऐसी डेथ होती हैं, वो तब हो जाती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जो डेंजरस बैक्टीरिया अगर होते हैं तो उनके अगेंस्ट में काम जब नहीं कर पाता और हमारा जो ऑर्गन्स होते हैं उस इन्फेक्शन की वजह से और या विदाउट ट्रीटमेंट होता क्या है, उसमें
वो ऑर्गन हमारा फेल कर जाता है। सपोज करो लीवर में कोई इश्यू हो गया आपको, तो वो फेल कर जाएगा, लीवर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशंस हम अगर देखें तो इंडिया में अराउंड 2.9 लाख डेथ अभी तक हो चुकी है। इसका कारण क्या है, क्यों हो रही है ये सब? तो इसका अगर हम इसके केसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन देखें तो ये सबसे बड़ा कॉज है पूरे वर्ल्ड में। क्या? ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इट मीन्स होता क्या है, जरा सा सिर में दर्द हुआ, घर पे रखी हुई है पैरासीटामोल हो गई या और भी डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन रखी होती हैं, जरा सा जो है हेडेक हुआ, टैबलेट ले ली आपने, जरा सी थकान हुई, टैबलेट ले ली, थोड़ा सा कोल्ड हो गया, टैबलेट ले ली, ठीक, या जरा सा पैरों में दर्द हुआ, तुरंत हमने एंटीबायोटिक ले ली, जरा सा भी कुछ भी हुआ हम तुरंत क्या कर लेते हैं, अपनी ही मर्जी से एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लेते हैं और उसका ओवर यूज होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लें, मैं अपने ही जानने वाले में किसी में बता रहा हूं, ठीक है, वो क्या करते थे, उनको जब सिर दर्द होता था तो पहले उनकी आधी टैबलेट से वो जो है सिर दर्द बंद हो जाता था, बाद में वो आधी से बंद होना बंद हो गया, अब उस पर आधी टैबलेट काम नहीं करती थी, फिर उन्होंने 1 टैबलेट लेना स्टार्ट किया, कुछ समय तक उसने काम किया, फिर उनको 2 टैबलेट लेनी पड़ी, फिर 3, 4, 5, आज उनकी ये सिचुएशन है, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं कि आज उनको 3 से 4 टैबलेट जब लेते हैं तब जाकर के उनका वो हेडेक बंद होता है। इट मींस जो एंटीबायोटिक हैं अब उसकी डोज बढ़ानी पड़ गई, इट मींस कम डोज से उनका काम नहीं चल रहा। इसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ओवर यूज और मिसयूज हो रहा है एंटीबायोटिक्स का, हम अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। मेडिसिन जो है उसमें फार्मासिस्ट के पास में चले जाते हैं और उसको बोल देते हैं डिस्प्रिन दे दो या कोई भी मेडिसिन दे दो, ले आते हैं और बस उसको खा लेते हैं अपनी मर्जी से। बहुत सारे डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, ये भी एक रीजन है कि उनको कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं देते, जब उनको डिजीज पता नहीं होता, हम उसकी डायग्नोसिस करवाते नहीं है तो अंदाजे से एक मेडिसिन कोई भी दे देते हैं, वो से ठीक हो जाते हैं एंटीबायोटिक से। सो ये क्या है, एक बड़ा कारण है। फिर क्या है, इनएडिक्वेट डोजेस एंड ड्यूरेशन, मींस जिस डिजीज के लिए वेट के अकॉर्डिंग, पर्सन की एज के अकॉर्डिंग और डिजीज की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। होता क्या है, डॉक्टर इस चीज को ध्यान नहीं रखते, बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं गांव में या रूरल एरियाज में जो इन चीजों को कंसीडर नहीं करते। और क्या होता है, ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक वो मेडिसिन चलेगी। हो सकता है वो केवल 15 डेज की मेडिकेशन से ठीक हो सकती थी डिजीज, डॉक्टर ने क्या किया, उसको 30 डेज चला दिया, हो गई दिक्कत। नेक्स्ट आपके पास है सेल्फ मेडिकेशन, जो भी बताया, खुद से ही दवा लेते रहते हैं। एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन इन फूड एनिमल्स में, ये क्या है, जो एनिमल्स हमारे लिए फूड का सोर्स है, जैसे मिल्किंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार उन एनिमल्स को भी डिजीज होती है तो उनको हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, वो फिर मिल्क के थ्रू ह्यूमन तक पहुंचता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो मींस एग्रीकल्चर में इन एनिमल्स के लिए फॉडर होता है, चारा जो होता है, उसमें हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, वो भी अल्टीमेटली उस फूड के थ्रू ह्यूमन तक पहुंच रहा है। फिर है आपका पुअर सैनिटेशन, क्लीनिंग वगैरह सब नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज हमारे साथ में हो रहे हैं। तो ये तो हो गई मेजर प्रॉब्लम्स। ग्लोबल लेवल पर अभी तक इस पर क्या कोई एफर्ट्स वगैरह हुए हैं? हाँ, बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, जैसे ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ये प्लान है 2015 से, ये क्या है, चल रहा है कि हम इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंसेस को कंट्रोल कर सकें, एंटीबायोटिक्स के यूज को हम कम कर सकें, उस पर काम चल रहा है। अब तो जो एमबीबीएस का जो कोर्स होते हैं या नए एडमिशन्स होते हैं, एमडी लोग करते हैं एमबीबीएस के बाद में, उनमें भी ये बात क्लियरली उनके सिलेबस में लाई जा रही है कि आपको जरा सी डिजीज में एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं देनी है, ठीक है, ये भी आ रहा है। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो है वो एक टाइम पर एक वीक होता है, ठीक है, और इस वीक में लोगों को अवेयर किया जाता है। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एंड यूज सर्वेलेंस सिस्टम, ग्लास नाम से जो बना हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, जो हमारा WHO है उसने 2015 में सिस्टम लॉन्च किया,
पूरे वर्ल्ड में ये मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस कंट्री में कितनी एंटीबायोटिक मेडिसिन्स कंज्यूम हो रही हैं, कितनी का प्रोडक्शन हो रहा है, इन सब पे काम चल रहा है। फिर क्या है, ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इसके थ्रू भी बहुत सारा वर्क हो रहा है। कंट्री वाइज इनिशिएटिव, बहुत सारे कंट्रीज अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, जैसे पेरू है कंट्री, चिले है, इन्होंने अपने लेवल पे काम किया है। ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर इन्होंने सबको रेगुलेट किया है। डेनमार्क है, उन्होंने अपने यहाँ पे सिस्टम लेकर के आए हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने भी अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं कि एंटीबायोटिक के कंजम्पशन को हम रोक सकें। ठीक है, सो इंडिया में भी बहुत कुछ चल रहा है, जैसे कि हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस चल रहा है, एएमआर सर्विलेंस नेटवर्क चल रहा है, इंडिया की रेड लाइन कैंपेन चल रहा है हमारे यहाँ, नेशनल एंटीबायोटिक कंजम्पशन नेटवर्क ये चल रहा है। केरला की जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उन्होंने तो कुछ दिन पहले क्या किया था, ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया, जो स्पेशल किसके लिए था, एंटीबायोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए था। सो इस तरीके के डिफरेंट एफर्ट्स ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर बहुत सारे एफर्ट्स चल रहे हैं। सो एक्चुअल में क्या था कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की हमने बात की कि ये एक स्टेज होती है जिसमें मेडिसिन्स जो होती है एंटीबायोटिक वो काम करना बंद कर देती हैं, और उसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें 6 जो सुपर बग्स हैं अभी तक उन पर रिसर्च हो चुका है और उनकी मेडिसिन हम मार्केट में अभी नहीं लेके आ पा रहे हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी डेथ होती है इससे, और एक वर्ल्ड के लिए एक चैलेंज हो चुका है ये सारी कंट्रीज के लिए, सारी गवर्नमेंट्स के लिए, WHO के लिए, कि भाई अगर ऐसी और भी बहुत सारी डिजीज आ गई तो हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। सो दिस वाज फॉर टुडे and we will meet in another session on the next day. So bye bye, take care.